और ये बात बड़ी वैलिड और ऑथेंटिक है। वो ये है कि ये जो भी बात हम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस बात से हमारा कभी वास्ता ना पड़ा हो। बहैसियत इंसान, बहैसियत एक चाइल्ड के, एक बच्चा होने की हैसियत से हम सब इस चीज़ से कभी ना कभी हमारा वास्ता पड़ चुका है। जब हम छोटे होते हैं, माँ का दूध पीते हैं, तो माँ का दूध जो है वो बुनियादी तौर पर इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद है। ठीक है जी। और मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों ये चीज़ बुनियाद बनी। तो जब से, इसका मतलब ये है कि जब से बनी नौ इंसान का वजूद है, जब से इंसान बना है, तब से मोनोग्लिसराइड्स का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। बुनियादी तौर पर कोई 1970 के करीब एक साइंटिस्ट थे, अभी भी हैं, प्रोफेसर जॉन कबारा। वो ह्यूमन मदर मिल्क के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, इंसानी माँ का जो दूध है उसके ऊपर। और उन्होंने देखा कि ये जब माँ का दूध जो है ये बच्चे के स्टोमक में जाता है, तो उसके को 15-20 मिनट के बाद इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं, और वो तब्दीलियाँ बच्चे को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखती हैं। तो प्रोफेसर कबारा जो थे वो इस खोज में थे कि आखिर बच्चे के मैदे में इस दूध के साथ क्या हुआ जो इसने इस दूध को बच्चे के लिए एक बीमारियों के ख़िलाफ़ एक बड़ी मजबूत दीवार के तौर पर बना दिया। तो उन्होंने देखा कि बुनियादी तौर पर जो माँ का दूध है, इसके अंदर एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं अल्फा मोनोलॉरिन, ये काफ़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ने की सलाहियत पैदा होती है। आज ह्यूमन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे बेहतरीन है। ओके, अच्छा, नेचर में ये चीज़ हमें एक और जगह पे भी मिलती है। कुदरत ने ये चीज़ एक और जगह पे भी रखी है, और वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल या नारियल का दरख्त, इसको लाइफ का ट्री भी कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी का दरख्त है, यानी इसकी इतनी खूबियाँ हैं कि साइंसदान इसको ज़िंदगी का दरख्त कहने पर मजबूर हो गए हैं। ये जो कोकोनट ऑयल है, इसके अंदर भी लॉरिक एसिड के ग्लिसराइड्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। बाद उनको कुछ प्रोसेसेस से गुजार कर अल्फा मोनोलॉरिन पैदा किया जाता है। हम आगे देखेंगे ये कैसे बनता है और क्या होता है ना। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है, ह्यूमन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर कोई दिल का पेशेंट है तो उसको कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, उसकी डेफिनेशन उन्होंने की है। वो कहते हैं कि हेल्दी ऑयल वो है, सेहतमंद तेल वो है खाने के लिए जो पॉली अनसैचुरेटेड हैं। पॉली अनसैचुरेटेड जो ऑयल्स हैं, ये टर्म अगर आप याद रखें, अलहदा से मैं इसकी तफसील बता सकता हूँ ना, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। हेल्दी ऑयल्स को पॉली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन एक ऑयल ऐसा है, ऑलिव ऑयल, जो पॉली अनसैचुरेटेड तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं ये फिर भी हेल्दी ऑयल है। देखें ना, कुरान मजीद में कसम खाई गई ना, जैतून की खाई गई ना, और ये भी कहा गया कि ये जन्नत का फल है। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल जो है ये मोनो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये हेल्दी ऑयल है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इस ऑलिव ऑयल के अंदर मोनोग्लिसराइड्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बात हम करते हैं फील्ड के अंदर जाके भी, तो ये कोई नई बात नहीं है कि बंदा हमें ये कहे कि ये यार आप कहाँ से नई चीज़ ले आए हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एतराज़ात करने वाले भी इस चीज़ से कभी ना कभी गुजर चुके हैं। ठीक है, ऑलिव ऑयल का यूजेज भी होता है हमारे यहाँ। ठीक है, और माँ का दूध भी जो है हम पीते हैं। कोकोनट ऑयल का आई डोंट नो कि कितना इस्तेमाल होता है। बहरहाल कुदरत के अंदर, नेचर के अंदर ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं। अच्छा, जो पहली प्रोडक्ट मुझे, ये मैंने थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया कि ये बात आई कहाँ से। जो पिछले टेबल है उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो अभी जो हमारी प्रोडक्ट इन डिस्कशन है वो बेसिकली फ्रासी 12 है।
अच्छा, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं ना जी, तो ये मार्कर परमानेंट है या रिमूवेबल है? ये फिर चार्ट हटा दें। सवाल ये पैदा होता है ये C12 नाम इसका क्यों है, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि भाई ये C12 इसका नाम क्यों है ना। तो बुनियादी तौर पर जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सारी की सारी 12 कार्बन शामिल हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 कार्बन इसके अंदर शामिल हैं लॉरिक एसिड के अंदर। इसलिए ये प्रोडक्ट जो है, चूंकि ये लॉरिक एसिड से बनी है, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम जो है वो C12 है, ठीक है जी। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अल्फा मोनोग्लिसराइड्स हैं। अल्फा मोनोग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं और ये क्या होते हैं? इसमें बुनियादी तौर पर होता ये है कि ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल, और उसके साथ ये एक फैटी एसिड जिसको हमने लॉरिक एसिड का, वो यहां पर अटैच है इसकी, इस कार्बन के साथ। ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ क्या किया गया है? लॉरिक एसिड को अटैच किया गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये अल्फा मोनोग्लिसराइड कहलाता है। लेकिन नेचर के अंदर ये चीज़ें और तरीके से भी मौजूद हैं, जिनको हम बीटा मोनोग्लिसराइड्स कहते हैं, या 1,3 डाइग्लिसराइड्स कहते हैं, या ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स बुनियादी तौर पर चिकनाइयाँ हैं, फैट्स हैं, ठीक है। फैट की जो उसका जो केमिकल नाम है ना जी, उसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। लेकिन हमारी प्रोडक्ट क्या है जी? अल्फा मोनोग्लिसराइड। अच्छा, लेकिन इस पे भी जाने से पहले कि ये बनती कैसे हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं, फार्मर आपको कहता है ये ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि उसका ख्याल ये होता है कि चूंकि ये थोड़ी प्रोडक्ट थोड़ी सी कॉस्टली है, तो वो ये समझते हैं कि अच्छा ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड तो 8,000 रुपये में भी मिलता है, ऑर्गेनिक एसिड तो 10,000 रुपये में मिलता है, तो ये थोड़े ऑर्गेनिक एसिड। तो भाई ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में थोड़ा सा आज मैं आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक एसिड्स की मुख्तलिफ इकसाम है, ठीक है। दो बड़ी इकसाम जो हैं, एक किस्म जो है उसको हम कहते हैं शॉर्ट चेन, जिसके अंदर जो हमारी प्रोडक्ट AC34 है उसके 2 मेम्ब्रान शामिल हैं, प्रोपेनिक और ब्यूटेरिक, और दूसरे मीडियम चेन जिनमें कैप्रिलिक, कैप्रिक और लॉरिक एसिड शामिल है, ठीक है जी। आपका ऊपर है, आदिल साहब को बुलाने हैं। अच्छा, आदिल साहब को बुलाना है, कॉल कर लें, चलो आते हैं तो भेजते हैं। रिसेप्शन पे देख लें अगर ये राशन वगैरह नहीं। ये शॉर्ट चेन है जिनमें कार्बन का नंबर जो है वो 1 से 6, ये जो कार्बन की चेन मैंने इधर बनाई ना, अगर ये 1 से 6 तक होगी तो ये शॉर्ट चेन होगी। और कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जो 6 से 14 में आते हैं, उनको हम मीडियम चेन कहते हैं, ठीक है जी। ये दोनों पोल्ट्री के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, या मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स के अंदर। C14 से ऊपर जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो डेयरी एनिमल्स के लिए अहमियत के हामिल हैं, ठीक है। वो हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू ये 2 टाइप के एसिड्स हैं। अच्छा, अब आते हैं कि ये बनती कैसे, ये प्रोडक्ट्स बनती कैसे हैं, ठीक है जी। इस प्रोसेस को खासतौर पर समझना है नए हज़रात ने। बुनियादी तौर पर अगर आप इसको देखें तो ये जो आपको इस साइड के ऊपर ये एक फैटी एसिड नज़र आ रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि ये एक फैटी एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड है। फैटी एसिड या ऑर्गेनिक एसिड एक ही चीज़ के 2 नाम है। ऑर्गेनिक एसिड फैटी एसिड है और फैटी एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए इसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो कहीं पे नाम आएगा फैटी एसिड, कहीं पे नाम आएगा ऑर्गेनिक एसिड। तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड या फैटी एसिड है। ये जो R है ये बुनियादी तौर पर कार्बन चेन की लेंथ है, ये कुछ भी हो सकती है, ये शॉर्ट चेन भी हो सकता है, मीडियम चेन भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेन को जाहिर करने के लिए R लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, राइट। अब होता क्या है कि इन दोनों के दरमियान जो है वो रिएक्शन करवाया जाता है, और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी शक्ल ये है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल में 3-4 चीज़ें गौर से देखने वाली और समझने वाली हैं।
एक चीज अब्दुल्ला इसमें देखने वाली ये है कि इसमें ये जो बॉन्ड बना है ना जी, ये वाला, ये कार्बन नंबर 1 पे बना है, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे। नंबर 2, इस मॉलिक्यूल के पास ये दो एडजेसेंट, दो मुत्तसिल HO या हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं। इनको हम क्या कहते हैं जी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ये मुत्तसिल हैं, देखे ना, साथ साथ है ना। मेरी बात समझ आ रही है या मैं ज्यादा मुश्किल तो नहीं ले जा रहा? इकरामुल्लाह है, क्या समझ आई? ये वाली समझ आ रही है, ये समझ नहीं। हाँ तो आप कह रहे हो जी सर, तो पूछो ना भाई। आसिफ साहब कुछ समझ आई? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का रिएक्शन जब करवाते हैं तो उसके नतीजे में ये मॉलिक्यूल बनता है। इस मॉलिक्यूल, आदिल साहब आप जरा ऊपर चले जाएं सदाम साहब के पास, की दो बातें याद रखने वाली हैं उमैर साहब। नंबर 1 कि ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों के दरमियान, ये कार्बन नंबर 1 पे बना है। ये देखो ना, कार्बन नंबर 1 2 3 कार्बन है ना, पहली कार्बन के ऊपर बना। और नंबर 2 कि इनके पास ये दो एडजेसेंट मुत्तसिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है मुत्तसिल, साथ साथ। जैसे आप और हसन साहब बैठे हैं ना, यू आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, बोथ आर फ्रॉम साउथ पंजाब, ठीक है। अगर आपके साथ कोई नॉर्थ पंजाब का बंदा बैठा होता या केपी का, तो फिर आप एडजस्टेड नहीं थे, ठीक है, लेकिन यू आर सिटिंग टुगेदर। तो इस मॉलिक्यूल की दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब मार्केट के अंदर आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं। अब्दुल्ला जाहिद, ये चीज समझ आ रही? लोग कहते हैं कि ये भी ग्लिसराइड्स हैं, हमारे भी ग्लिसराइड्स हैं, ठीक है। तो इन दो चीजों की अहमियत मैं आगे जाके बताने वाला हूं आपको, ठीक है। इस रिएक्शन को ज्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए, ये वही ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और ये वो रिएक्शन हुआ है ना जो पीछे आपने स्लाइड देखी है। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, जिसके ऊपर ये आके एसिड अटैच हुआ है। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, जिसके ऊपर ये वाला एसिड जो है ना, ये जहां पे जाके अटैच हुआ है ना, उसको क्या कहा जाता है? अल्फा कार्बन। और इस मॉलिक्यूल को इसी वजह से अल्फा मोनोग्लिसराइड कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है या इसका फायदा क्या है? हमारे यहां नेचर के अंदर मोनोग्लिसराइड्स वैसे भी पैदा होते हैं ना। हम फैट्स खाते हैं ना, चिकनाई खाते हैं, घी खाते हैं, ऑयल। तो हमारे जो बॉडी के अंदर मोनोग्लिसराइड पैदा होते हैं वो बीटा मोनोग्लिसराइड्स हैं, यानी उसमें जो ऑर्गेनिक एसिड है वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच है या बीटा कार्बन पे अटैच है। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि ये इन दो एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की क्या सिग्निफिकेंस है। आप गौर कीजिएगा कि पहले ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और फिर 1 मोनोग्लिसराइड। इसमें क्या चीज सिमिलर है? एक बात सिमिलर है कि दोनों के अंदर ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एडजेसेंट पोजीशंस के ऊपर हैं। अब होता ये है कि जब बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करते हैं, अपने आप को बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनको अपनी ग्रोथ के लिए इस मॉलिक्यूल की जरूरत होती है ग्लिसरॉल की। वो ग्लिसरॉल लेते हैं। ग्लिसरॉल लेने के लिए उनके पास उनकी जो मेम्ब्रेन है, जो उनकी झिल्ली है, उसके ऊपर कुछ चैनल्स होते हैं। यार ये अगर हम मिटा सकते हैं इसको, आदिल साहब इधर डस्ट, इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। यस, एनर्जी के तौर पे भी लेते हैं और भी बड़े काम इसके साथ करते हैं। कोई भी जो बैक्टीरिया है ना जी, नहीं नजर आ रहा यार, मार्कर कोई डार्क कलर का नहीं है, हैं? ब्लैक कलर का देना। हाँ, ये लाइट्स भी जरा बंद कर दें। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ये दीवार है ना, ये कमरा, इसकी दीवारें हैं और इसमें कुछ खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे हैं। तो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, मुझे वो डस्टर भी दे दें, ये मैं बता, जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है ना जी इकरामुल्लाह साहब, जो आपने बताना है लोगों को, डॉक्टर्स को जाके, उसके ऊपर ये अगर बैक्टीरिया है, ऐसे ही है पुट्ठा सीधा मैंने बनाया, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस पे मुख्तलिफ छोटे छोटे चैनल्स हैं, ठीक है। ये चैनल्स जो हैं ये कहलाते हैं
ग्लिसरॉल अपटेकिंग फैसिलिटेटर्स या गफ, ग्लिसरॉल अपटेकिंग फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर किसको कहते हैं? मददगार को, ठीक है। ये ग्लिसरॉल और अपटेकिंग जो उसको लेने में मदद करते हैं, तो ये जो चैनल्स हैं इनको कहा जाता है ग्लिसरॉल अपटेकिंग फैसिलिटेटर या गफ, ठीक है। इसके जरिए बैक्टीरिया ग्लिसरॉल लेते हैं। बैक्टीरिया को ग्लिसरॉल क्यों चाहिए जी? दो वजूहात की वजह से। एक, इकरामुल्लाह साहब ने बताया एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है। नंबर दो, वो उसको अपनी ये जो मेम्ब्रेन है इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी झिल्ली को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, झिल्ली को बनाने के लिए, ठीक है जी। ग्लिसरॉल को दो मकासद के लिए। अब आप यहां पे इस मॉलिक्यूल को जरा गौर से देखिएगा, और आज मैं थोड़ा सा आपको ट्रोजन हॉर्स मेथड भी बताने जा रहा हूं कि आदिल भाई थोड़ा सा आप, ताकि ना जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी, एक ही बात है। गफ को एक्वा ग्लाइकोपोरेंस भी कहा जाता है। पोरेंस पोर से है, ठीक है। एक्वा वाटरी, ठीक है। ग्लाइको जो ग्लिसरॉल को लेती है, ठीक है, उससे पानी भी अंदर बाहर आता जाता है और ग्लिसरॉल भी आता जाता है, ठीक है। तो एक्वा ग्लाइकोपोरेंस है बैक्टीरिया की सरफेस पे, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, ठीक है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के पास एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो अब जब बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करता है तो वो अपनी एनवायरनमेंट से, यहां से जितना ग्लिसरॉल है वो लेना शुरू कर देता है। अगर इसके अंदर आप अपना अल्फा मोनोग्लिसराइड छोड़ दें तो क्या होगा कि बैक्टीरिया को ये जो चीज है ये ऐसी दिखाई पड़ेगी जैसे ये ग्लिसरॉल है। वो इसको लेट इन करने देगा, अंदर आने देगा, अंदर आ जाएगा ये। जब ये अंदर आएगा तो फिर इसका अगला काम शुरू होगा। मैं बात को समझा पाया यार? ये जिनकी प्रोडक्ट AC34 सॉरी या C12 नहीं भी है वो भी समझते रहें, क्योंकि हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई ना कोई प्रोडक्ट उनके पास आ जाए। शाजिल भाई, हाँ जी। पहले हमने ये पढ़ा था कि एक्वा ग्लाइकोपोरस जो है वो छोटे सुराख है और GUF जो है वो बड़ा इनटेक करने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों एक ही चीज की अल्टरनेटिवली ना देखे। साइंस में मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ आरा रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही है कि एक्वा ग्लाइकोपोरेंस एंड गफ ये सेम है, ठीक है। तो वो इसको लेट इन करने देता है। यहां पे ये हमारा मोनोग्लिसराइड पहुंच जाता है। ट्रोजन हॉर्स किस किसने देखी हुई है? ट्रोजन मूवी किस किसने देखी है? ट्रॉय मूवी किस किसने देखी है? नहीं देखी तो लिख लें, नाम उसका लिख लें, TROY मूवी देखनी है, ठीक है। लेकिन वो बुनियादी तौर पर ट्रॉय जो मूवी है ना, ये एक कह लें कि उसके ऊपर बनी हुई है, कुछ यूनानी इलाके के ऊपर ना। और उसमें होता ये है कि दुश्मन का एक किला होता है, उसको फतह करना है, ठीक है। तो वो फतह नहीं हो रहा होता, तो वो क्या करते हैं कि वो एक ना लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा बनाते हैं, लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपने सिपाही छुपा देते हैं और वो रात के टाइम ना दुश्मन के किले के बाहर पहुंचा देते हैं। जब सुबह होती है तो वो बाहर, जब किले के दरवाजे खुलते हैं तो वो उसके सिपाही दुश्मन के देखते हैं कि यार ये घोड़ा खड़ा है ऐसे ही ना, तो उसको धकेल के अंदर ले जाते हैं। जब वो अंदर चला गया तो रात के वक्त वो सिपाही जो घोड़े में छुपे हुए थे बाहर निकले और उन्होंने हमला कर दिया, किला फतह हो गया। तो हर ऐसी चीज जिसमें बेस बदल के चीजों को किया जाता है वो ट्रोजन हॉर्स कहलाती है। ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, उस मेथड को हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, ठीक है। हमारे AC34 के ऊपर लिखा हुआ है ना ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स मेथड के जरिए ये मॉलिक्यूल अंदर पहुंच जाता है। ये सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, डिटेल्ड मोड ऑफ एक्शन आगे आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात हम कर चुके हैं अल्फा बीटा की। अच्छा, एक और बात इस मॉलिक्यूल की जो खुसूसियत है, ख़ासतौर पर वो हजरात जिन्होंने कुछ थोड़ी साइंस पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री से उनका लगा हुआ है, कि ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये बॉन्ड, ये वाला जो ऑर्गेनिक एसिड और उसके दरमियान बना था, ये वाला बॉन्ड अल्फा, जहाँ पे ये वाला, ये जो लकीर है ना, ये वाली, ये अल्फा जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये बॉन्ड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है जी। नाम याद रखने हैं इसके, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है।
कोवलेंट बॉन्ड की खुसूसियत ये होती है शेख साहब कि ये किसी भी पीएच के ऊपर अपने आप को बरकरार रखता है, ये ब्रेक नहीं होता। ये जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड क्या करता है, अपनी किसी भी पीएच के ऊपर। अच्छा, पीएच का तज़किरा मैं क्यों कर रहा हूं? पीएच का तज़किरा इसलिए कर रहा हूं इकरामुल्लाह साहब कि ऑर्गेनिक एसिड जो है वो एक ख़ास पीएच के ऊपर काम करते हैं। जो ही पीएच ऊपर नीचे होगी वो, और ये जो मॉलिक्यूल है चूंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है तो गट के अंदर, गट हम कहते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या चिकन का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको गट भी कहा जाता है, निज़ाम, उसमें मुख्तलिफ हिस्सों की पीएच मुख्तलिफ होती है। पीएच से मुराद एसिडिटी या अल्कलिनिटी है, यानी तेजाबियत या असासियत का पैमाना है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड अगर होगा तो वो जल्दी टूट जाता है, जबकि ये मॉलिक्यूल जो है कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से तमाम जीआईटी के अंदर, तमाम निज़ाम के अंदर अपनी एक्टिविटी बरकरार रखता है। ये हमारे एज ओवर अदर्स हैं, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये बात इकरामुल्लाह डॉक्टर्स को बतानी है जाके, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और बात कर लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट की जो मैंने पहले बात की। वो कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ मसला क्या है और ऑर्गेनिक एसिड्स का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ जी। ऑर्गेनिक एसिड्स का इस्तेमाल जो है ना, सबसे पहले 1937 में एनिमल इंडस्ट्री में पिग्स में स्टार्ट हुआ, ठीक है। पिग्स, चूंकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर ये पिग्स की इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनकी ना, तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या देखा कि जब बेबी पिग्स जो हैं उनको माँ का दूध छुड़वाते हैं और उनको सॉलिड डाइट पे लाते हैं, तो चूंकि उनका मैदा जो है उसके अंदर ज़्यादा इतना एसिड नहीं पैदा होता, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो ही वो सॉलिड डाइट पे आता था तो उसको डायरिया लग जाता था, ठीक है। उस प्रॉब्लम को पिग डाइसेंट्री कहते थे। तो उसका हल उन्होंने ये निकाला कि जी इसको आर्टिफिशियली एसिड देने शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन एसिड्स के साथ एक मसला है, और वो मसला ये है कि कोई भी एसिड जो है उसको अपना काम करने के लिए ख़ास पीएच की ज़रूरत है। ये यहाँ पर मैं आपके सामने एक एसिड का फार्मूला लिखूंगा, और एक एसिड क्यों है जी, एक तेजाब इसलिए है कि वो हाइड्रोजन आयन देता है। एक तेजाब इसलिए तेजाब है कि वो हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये एक मखसूस पीएच के ऊपर ये काम कर सकता है। अगर इसको ये पीएच ना मिली तो ये काम नहीं कर सकता। यानी ये जो फॉर्मिक एसिड है इसको अपना काम करने के लिए 3.75 पीएच की ज़रूरत है, और ये वैल्यू जो है, ये वाली 3.75 की जो वैल्यू है जिसके ऊपर ये 50% डिसोसिएट होता है, ये इसकी pKa वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है जी? हर ऑर्गेनिक एसिड की एक pKa वैल्यू है। इससे मुराद वो पीएच लेवल है जिस पर कोई भी तेजाब 50% डिसोसिएट हो जाता है, 50% डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, और ऑर्गेनिक एसिड्स सिर्फ डिसोसिएटेड फॉर्म में एक्टिव है। डिसोसिएट से मुराद, मेरे डिसोसिएट का मतलब समझ रहे बख्तियार खान, दो हिस्सों में तकसीम हो जाना, हाइड्रोजन आयन और एक HCOO नेगेटिव आयन, ठीक है। ये डिसोसिएशन है, और ये जो वैल्यू है ये इसकी क्या कहलाती है? pKa वैल्यू। अगर आप यहां पे देखें तो प्रोपेनिक एसिड की जो pKa वैल्यू है या उसको काम करने के लिए जो pH चाहिए है वो 4.87 है। ब्यूटारिक एसिड को 4.8 तो pH चाहिए है, इसी तरह से लॉरिक एसिड को 5.3 pH चाहिए। अब ये जो pH लेवल्स हैं ये जो अपर GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये सिर्फ इसमें एग्जिस्ट करते हैं। आप देखिएगा ये क्रॉप है, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजर्ड है। ये तीन एरिया ऐसे हैं जहां पर पीएच जो है वो इस कदर लो होती है कि ये एसिड काम कर सकें। जो आप इंटेस्टाइन के अंदर नीचे चलते जाते हैं तो ये पीएच लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। वहां पर एसिड अपना काम नहीं कर सकते, वहां पर एसिड अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि मोनोग्लिसराइड क्यों ये काम कर सकते हैं जी? पीएच इंडिपेंडेंट है। उसकी क्या वजह है जी अब्दुल्ला? कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से। तो वो थ्रू आउट जीआईटी जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात,
ये स्लाइड आप मुझसे ले भी सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो ऑर्गेनिक एसिड के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। ये मुख्तलिफ पीएच लेवल्स हैं स्टोमिक के और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है जी। इनके अंदर मुख्तलिफ पीएच लेवल्स हैं और मुख्तलिफ एसिड्स को जब दिया गया, फॉर्मिक एसिड जो है वो 3 पीएच पे सबसे ज़्यादा डिसोसिएट हुआ, यानी 85% उसने काम किया। लेकिन जो जो पीएच बढ़ती चली जा रही है, नोट कीजिएगा 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, इसकी जो डिसोसिएशन है वो कम होती चली जा रही है। वो इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचता। ऑर्गेनिक एसिड्स टिपिकली हैंस के अंदर, पोल्ट्री के अंदर, ठीक है। एसिटिक एसिड को देखें, मदर भाई तस्वीरें भी आप बनाते हैं लेकिन ये भी देखें कि ये इसका मतलब ये कि ये सिर्फ अपर जीआईटी या क्रॉप के अंदर, अच्छा क्रॉप के अंदर ये काम की सिग्निफिकेंस है इसकी। जब फीड दी जाती है ना, फीड क्या है, फीड न्यूट्रल पीएच पे होती है। आपने फीड दी तो वो गिजर्ट के अंदर गई, उसने जाके गिजर्ट की पीएच को डिस्टर्ब किया। अगर आपने ऑर्गेनिक एसिड दिया हुआ है तो वो गिजर्ट या क्रॉप की पीएच को डिस्टर्ब नहीं होने देगा। ये उसका काम है, बस ये उसका काम है। ये सब फीड को डाइजेस्ट कराने में, ये जस्ट डाइजेस्ट कराने में या क्रॉप का एनवायरनमेंट डाइजेशन के लिए ठीक बनाने में हेल्पफुल है। तो इसका मतलब ये कि दे आर ओनली एसिडिफायर्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर ओनली एसिडिफायर्स। जो ये एसिडिफाई करते हैं फीड को भी, पानी को भी। ऑर्गेनिक एसिड्स आर ओनली एसिडिफायर्स। इसी तरीके से आप ब्यूटारिक एसिड को देखें, प्रोपेनिक एसिड को देखें, तो हर बढ़ती पीएच के लेवल पे जो इनका डिसोसिएशन होने की शरह है, परसेंटेज है, उसमें कमी वाकई होती चली जा रही है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब मुझे बताएं कि अगर ऑर्गेनिक एसिड की कोई प्रोडक्ट दी है तो ज्यादा जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो कहां पे पड़े हैं, इंटेस्टाइन के अंदर पड़े। तो अगर ये उधर पहुंचते ही नहीं है तो ये अपना काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टेक्निक्स अडॉप्ट की हैं, वो हमारा खैर मौजू नहीं है, उस पर नहीं जाते हम। तो हमजा को अभी जमाइयाँ आने लग गई हैं जी। ओ यस, हाँ, तो फिर वो इंटेस्टाइन में कहते हैं उनकी वजह से, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट हमारे तरह कोटिंग की बात करते हैं जनाब अभी आपके साथ। हाँ, नहीं नहीं, कोटिंग और उसमें फ़र्क है, मैं बताता हूँ आपको। ऑर्गेनिक एसिड्स को फिर साइंसदानों ने इंटेस्टाइन तक पहुँचाने के लिए क्या तरीके इख्तियार किए। उन्होंने कहा कि आप 2 तरीके कर सकते हैं। एक है कोटिंग। कोटिंग में क्या किया जाता है, फैट को लिया जाता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड को लपेट दिया जाता है, कोट बना दिया जाता है, कोट कर दिया। अब ये जो फैट है ये इस ऑर्गेनिक एसिड को डिसोसिएट होने से बचाती है, ठीक है ना। फैट है ना, उसके बाद चिकनाई है, वो क्या करती है कि ये जो ऊपर ये वाले हिस्से हैं यहाँ पर जो है ना, इसको डिसोसिएट होने से बचाती है। जब ये इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचती है तो यहाँ पर लाइपेज एंजाइम है, वो इसको डाइजेस्ट करना शुरू करता है और फिर एसिड थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि कोटेड जो एसिड्स हैं वो सिर्फ 47% तक अवेलेबल होते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है, यानी आपने ऑर्गेनिक एसिड दिया एक कोटेड फॉर्म में, वो ज्यादा से ज्यादा कितना अवेलेबल होगा, 47%। लेकिन अगर इधर इंटेस्टाइन के अंदर लाइपेज ही कम हुआ, जिसने इस फैट को खाना था, तोड़ना था, तो ये एज सच पास ऑन हो जाएगा, ये एज सच ही पास ऑन हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन तक चला जाएगा। सॉरी, कोटिंग की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो जाएगा, लेकिन जो इसका कोट है वो लाइपेज एंजाइम अगर इसको डाइजेस्ट ना कर पाया या इसको हाफ डाइजेस्ट कर पाया, चूंकि ब्रॉयलर के अंदर फीड का पैसेज रेट बहुत तेज है तो चीजें बहुत जल्दी से गुजरती हैं। और अगर ये हो भी जाता है तो ये 47% से ज्यादा नहीं, यानी ये फैट है ना जी, ये 47% से ज्यादा नहीं डाइजेस्ट हो सकती। एक बात बॉडी के अंदर ही मौजूद है कि फीड से जी, ये फीड के बॉडी के अंदर पैदा होता है लाइपेज,
फैट को तोड़ने वाला एंजाइम। एक बात। दूसरी बात, कभी आपने घर में ऐसी रोटी पकाई है जिसमें बेसन डाला हो, प्याज डाले हो, ऐसा आटा गूंथते देखा है घर में? ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि आटे के अंदर ही सारी चीज़ें मिक्स कर ली जाती हैं। उस तरीक़ेकार को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन, माइक्रो एनकैप्सुलेशन। कैप्सुलेशन में क्या किया जाता है कि फैट के अंदर उसको ऑर्गेनिक एसिड को एम्बेड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स की सूरत में। होता वो भी ऐसे ही रिलीज है, जब लाइपेज उसको मिलेगा तो उसने स्लोली रिलीज होना है। तीसरा तरीका ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ जो काम करने का है वो मोनोग्लिसराइड्स की प्रोडक्शन है। ठीक है, और चूंकि मैं बार बार अल्फा मोनोग्लिसराइड की बात कर रहा हूं, ग्लिसराइड बनाने कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ग्लिसराइड बनाने कोई मुश्किल काम नहीं है। ग्लिसरॉल लिया और इनको किसी एक जगह पर इकट्ठा करके जो साइंटिस्ट करते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये मोनोग्लिसराइड है। होता ये है कि जब ये ग्लिसराइड्स बनते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि भाई हमने कोई ऐसा मंत्र तो नहीं फूका हुआ कि ये सिर्फ इधर ही अटैच हो। कार्बन तो ये भी है, ये भी है, तो उसकी मर्जी जिधर मर्जी जाके अटैच हो जाए। आपने कोई पढ़ाया तो नहीं हुआ, ऑर्गेनिक एसिड को बताया तो नहीं हुआ कि भाई इधर ही जाना है तुमने, उसकी मर्जी, जो कार्बन उसको अवेलेबल होगी उस पर जाके अटैच हो जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है, ये जो ऑर्गेनिक एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने का अमल है, इसको हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एस्टेरिफिकेशन। इसके दौरान ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ये मुख्तलिफ जगहों पे लग जाता है, यानी कुछ 2 पे लग जाएगा, कुछ 3 पे लग जाएगा, कुछ 1 पे। इससे अगला प्रोसेस कहलाता है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। यानी उसमें किया ये जाता है कि जो जो इधर लगे हुए हैं ना, उनको उठा के पहले पे ले आओ। क्या कहलाता है जी? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। अब्दुल्ला, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन क्या है? अब्दुल्ला साहब मौजूद है, गए उत्थे ही दसो फिर, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन क्या है? जो कार्बन यानी कि सर नीचे वाली पोजीशन पे है उनको सिर्फ हाइड्रोजन वाली पोजीशन पे, जो 2 ना कार्बन नहीं यार, जो एसिड जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं, जो ऑर्गेनिक एसिड नंबर 2 कार्बन पे है, नंबर 3 पे है, उनको उठा के नंबर 1 पे ले जाना, अल्फा कार्बन पे ले जाना। ये क्या कहलाता है? और ट्रांस एस्टेरिफिकेशन जो है ये फ्रोमेल्को के पास फैसिलिटी है। एडिसियो ने जो फ्रोमेल्को को परचेज किया उसके पीछे एक ही रीज़न है, और वो इनके मोनोग्लिसराइड्स पैदा करने की एबिलिटी है। एडिसियो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन उन्होंने फ्रोमेल्को को सिर्फ एक रीज़न से परचेज किया, और वो ये ट्रांस एस्टेरिफिकेशन और एस्टेरिफिकेशन है। ये मैंने खुद से मैंने फैक्ट्री विजिट की हुई है, ये ना जिधर ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप बताएं जी कि ट्रांस एस्टेरिक ये इसलिए अल्फा मोनोग्लिसराइड है। ठीक है जी, अच्छा जी जी, मतलब ट्रांस एस्टेरिफिकेशन के बाद भी यस बच जाते हैं कुछ, कुछ बच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर 100% अल्फा मोनोग्लिसराइड नहीं होंगे, दे विल बी अबाउट 87 to 90%। ये हुआ कि मोर देन 95% Yes. एसिड वो जाके अल्फा पोजीशन पे जुड़ते हैं। यस यस, हमारी प्रोडक्ट के अंदर कुछ मोनोग्लिसराइड होंगे जो बीटा पे होंगे, ठीक है, डाइग्लिसराइड होंगे, ट्राइग्लिसराइड होंगे, लेकिन मोस्टली मोर देन 90% वो है अल्फा मोनोग्लिसराइड्स हैं। ठीक है, वही हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं। यहां पर मुख्तलिफ बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें साल्मोनेला भी है और स्टेफिलोकोकस भी है, इकोलाई भी है, क्लोस्ट्रीडियम भी है। ठीक है जी, सुडोमोनास भी है, स्ट्रेप्टोकोकस भी है। ठीक है जी, ये सारे के सारे जो हैं वो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन बीमारी फैलाने वाले। अब ये देखिएगा, ये नीचे पीएच की रेंज दी गई है, पीएच वैल्यूज नीचे लिखी गई हैं। ये स्लाइड नजर आ रही है? तो ये जो पीएच है, आप ये देखिएगा कि इन बैक्टीरिया की जो सर्वाइवल है, अगर मैं क्लोस्ट्रीडियम की बात करूं तो ये 5 पीएच, यानी इससे नीचे फिर इसकी मौत शुरू हो जाती है। इधर तक तो ये एक्टिव है। सुडोमोनास जो है, इसको
ये तकरीबन 5.5 से ऊपर pH के ऊपर ये चल रहा होता है, जो इससे नीचे आएगी फिर मरेगा। इसी तरीके से अगर आप क्लॉस्ट्रीडियम की बात करें तो क्लॉस्ट्रीडियम को किल करने के लिए जो है आपको ये देखें, इस pH के ऊपर ये सर्वाइव करता है, और क्लॉस्ट्रीडियम ज़्यादातर इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। और ये इसी तरीके से साल्मोनेला जो है इसको ख़त्म होने के लिए तकरीबन 4.5 की pH रिक्वायर्ड है। और ये pH जो है आप देखिएगा कि ये pH यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, ये नीचे जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक एसिड जब इधर पहुँचे नहीं तो वो इन ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म ही नहीं कर सकता। परफ्यूजन्स के अगेंस्ट में सर कोई इसका है? क्लॉस्ट्रीडियम वो आगे आता है इसकी चीज़ें। अब हम थोड़ा सा मोनोग्लिसराइड्स की समरी को भी देख लेते हैं। ये pH इंडिपेंडेंट है, यानी pH कुछ भी हो ये काम करते हैं। सर इसमें जी। माइक्रोप्लाज्मा नहीं है डिस्टेंस, सॉरी, माइक्रोप्लाज्मा नहीं है। हाँ जी, वो उसकी रीज़न मैं बताता हूँ आगे, क्योंकि मोनोग्लिसराइड्स का जो काम है ये मेम्ब्रेन्स के ऊपर है ना, ठीक है। तो माइक्रोप्लाज्मा जो है एक तो उसकी सेल वॉल नहीं है, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट माइक्रोब है, उसके ऊपर ये इसकी इतनी एफिकेसी नहीं है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एनवेलप्ड वायरसेस। अच्छा जी, फिर ये नॉन कोरोसिव है। कोरोसिव किसे कहते हैं जी नजम साहब? कोरोसिव कहते हैं जंग लगाने वाली चीज़। ऑर्गेनिक एसिड अगर एक फार्मर इस्तेमाल करता है, करामुल्ला साहब, आप उनको बताएं कि सर जी ये जो आपकी पानी की लाइनें हैं, अगर इनकी उम्र 7 साल है, ऑर्गेनिक एसिड के इस्तेमाल से ये 3 साल में फारिग हो जाएंगी। 8,000 रुपये का कैन ले लें, लेकिन अपनी लाइनों को चेंज करवाएं। करोजन काज करता है, करोजन कहते हैं ना, जंग लगाना, जंग लगाने वाली चीज़ें। अच्छा, न्यूट्रल टेस्ट एंड कलर है। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी अल्फा मोनोग्लिसराइड में स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल हम कहते हैं स्मेली को, या जल्दी उड़ जाने वाली चीज़ को। मैं ये बात कई दफ़ा कर चुका हूँ। मैं चूँकि ऑर्गेनिक एसिड प्रीवियस कंपनी में मैं सेल करता रहा हूँ प्योर ऑर्गेनिक एसिड्स, तो उसमें अगर आपको ब्यूटारिक एसिड को सूंघने का मौका मिले ना तो इसकी बहुत बुरी स्मेल है। अगर उसका ढक्कन इधर खोल दें तो ये पूरे होटल में कोई बंदा बैठ नहीं सकता। ऑर्गेनिक एसिड इस कदर वो वोलेटाइल है। जो मोनोग्लिसराइड्स हैं दे आर नॉट स्मेली, दे हैव प्लेजेंट स्मेल। स्मेल की है, दे हैव प्लेजेंट स्मेल, ठीक है, उतनी पंजेंट नहीं है जितनी ब्यूटारिक एसिड की है। नॉन जीएमओ लिक्विड एंड ड्राई दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक और, यार मेरी बात मेरे साथ है सारे लोग? ऐसा ना हो ना मैं, हाँ जी, अकेले ही जनाब, मैं फ्लाइट पकड़ी हो मैंने और मैं मरीख पे पहुंच जाऊँ और आप कहें जी साडा तो जनाब रॉकेट ही नहीं स्टार्ट होया। हाँ जी, हाँ, यस, वेरी गुड, यू आर अलाइव, ठीक है। लोग नहीं देखते ना जी। अब मुझे शेख साहब ने नहीं पूछा, मदर साहब वो पीछे होके बैठ गए हैं ताकि मैसेजेस भी करते रहें। और हैं जी मदर भाई, एक सर सीट खाली है, अगर मदर साहब अगर आप इधर तशरीफ करीब ले आएंगे ना तो फैज़ आपको ज़्यादा पहुंचेगा, हैं बाफैज़ आए इधर ज़रा पास हैं। जीएमओ से मुराद क्या है जी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, अरसलान साहब ने जी, वेल डन। पहले तो इनके लिए क्लैपिंग कि ये मतलब इतने अटेंटिव हैं, बाकी हज़रात भी अटेंटिव। जीएमओ क्या है? जीएमओ कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें किया ये जाता है कि किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, यार ये किधर चला गया, कोई भी जो बैक्टीरिया है उसको जेनेटिकली चेंज किया जाता है, या किसी भी फंजाई को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नॉन जीएमओ है। इसका मतलब ये है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, जो जैसे है वो ये ऑर्गेनिक ही है, ये नेचुरली है, ये नेचुरल है। जेनेटिकली मॉडिफाइड के कई बेनिफिट्स हैं, कई नुकसानात हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ये हैं कि जी इकोलाई को अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, ठीक है, उससे इंसुलिन प्रोड्यूस करवा सकते हैं, कई मेडिसिन बनवा सकते हैं। लेकिन कई लोग इस जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि इससे बैक्टीरिया जो है ये अपना
अपना जेनेटिक्स जो चेंज कर लेगा, ये ख़तरनाक भी बन सकता है, ज़्यादा विरुलेंट हो जाए, ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग इसको लाइक नहीं करते। कई जगहों पे ये टेक्निक इस्तेमाल होती है एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, लाइक हमारा जो फ्राफाइटेज है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है एक, उससे पैदा होता है, ठीक है। उसके अंदर वो जीन्स इंसर्ट कर दिए जाते हैं, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये नॉन जीएमओ है, ये नेचुरल है, ठीक है। अच्छा जी, एक और बात कि हमारा मोनोग्लिसराइड जो है, अब मैंने लाइपेज की बात की शेख साहब। अच्छा अब्दुल्ला आप इधर आगे आ जाओ, मैं अंदाज़ा लगाया आपको नज़र नहीं आ रहा उधर से या आप मुझे नज़र नहीं आए कि हमारा मोनोग्लिसराइड जो है इकरामुल्लाह साहब, चूँकि आपके एरिया में मुकाबला सख्त है, हैं जी, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मोनोग्लिसराइड इंटेस्टाइन के अंदर लाइपेज एंजाइम से कैसे बचता है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम फैट्स के ऊपर, लाइपेज बुनियादी तौर पर एक एंजाइम है जी, सिंपल वर्ड्स में एंजाइम वो होते हैं जो किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उनको तोड़ते हैं, वो एंजाइम कहलाते हैं, और ये नेचर के अंदर मौजूद है। लाइपेज जी, सॉरी वो आगे आएगा, एस्टरेज एंजाइम इसमें नहीं है, इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होता एस्टरेज, बैक्टीरिया के अंदर होगा। अच्छा, लाइपेज एंजाइम इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है, तो वो हमारे ऑर्गेनिक अल्फा मोनोग्लिसराइड को क्यों नहीं कुछ कह सकता। होता ये है कि एंजाइम्स और जिस चीज़ के ऊपर वो काम करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ये इसका सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर उसने काम करना है, और ये एंजाइम है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ इतनी स्पेसिफिक की, ये देख के मैं कहता हूँ यार, अगर मतलब कोई कितना भी बड़ा साइंसदान है, कितना भी बड़ा सेकुलर है, लिबरल है, उसका इस चीज़ पे ईमान आता है कि यार मतलब ये वाकई कोई चीज़ इसको चला रही है। यानी ये इतनी स्पेसिफिक है कि ये जो एंजाइम है ये किसी और के साथ नहीं अटैच हो सकता। ये एग्जैक्टली जैसे एक ताले की चाबी दूसरे में नहीं लगती, एक एंजाइम दूसरी चीज़ को नहीं तोड़ सकता। तो नेचर के अंदर जो मोनोग्लिसराइड है वो इस तरह के हैं, तो ये एंजाइम इसके साथ अटैच होकर इसको ब्रेक डाउन करते हैं। जबकि अल्फा मोनोग्लिसराइड जो है वो देखिए कि उसकी शक्ल ही चेंज है, तो ये एंजाइम इसके साथ फिट ही नहीं हो सकता, इसके साथ फिट ही नहीं होगा। तो यानी ये जो ताला है इसकी चाबी ये नहीं है, इससे ये जो ग्लिसराइड्स है इनको अल्फा पोजीशन में लाने का मकसद ही सर यस को इससे अवॉइड किया जाए। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा सर, ये जैसे पोर्टेड एसिड उन्होंने बताया कि पोर्टेड एसिड भी है कंपनीज के पास, जी जी। अच्छा, हम उसको कहते हैं कि लाइपेज एंजाइम इसको 47% तक एक्टिव होने देता है, बाकी नहीं होने देता। अच्छा, इसकी रीजन ये है कि हमारा मोनोग्लिसराइड जो है ये एंटागोनिस्टिक नहीं है बनिस्बत अपना लाइपेज एंजाइम। यस, ये मतलब वो उसके ऊपर काम ही नहीं ना कर सकता जब अटैचमेंट ही नहीं है। देखें, हम सब इंसान हैं, हम गंदम की रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़े तो घास भी खा लेते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप डेली घास ही खानी है तो आप नहीं खा सकते ना, क्यों? आपका फूड नहीं है वो। घास किसने खानी है? गाय भैंस ने ही खानी है, चारा उसी ने खाना ना, हम नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि वो हमारे मैदे उस तरह नहीं बने हुए, हमारे स्टोमिक वो नहीं है। तो इसी तरीके से एंजाइम और उसका जो सबस्ट्रेट है ये कहलाता है की एंड लॉक प्रिंसिपल, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और सबसे अहम बात, इसको ज़रा क्विकली हम पास ऑन करेंगे, ये है कि मोनोग्लिसराइड्स की जो एब्जॉर्प्शन है या इनका जो खून में इंजज़ाब है वो थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। ये इसको आप याद रखें, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इसको हम अलहदा से भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इनके मोड ऑफ एक्शन पे आते हैं, लेकिन इस पे जाने से पहले ऑर्गेनिक एसिड्स का मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं। हर ऑर्गेनिक एसिड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी नहीं रखता, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये सिर्फ फॉर्मिक एसिड की बात करने जा रहा हूँ, उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो ये फॉर एग्जांपल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसके ऊपर ये ऑर्गेनिक एसिड जो है वो डिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर इस पे जब हम अप्लाई करते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये जब इसके अंदर जाता है तो ये दो हिस्सों में, ठीक है जी, डिवाइड हो जाता है, हाइड्रोजन आयन की शक्ल में और एनॉइन की शक्ल में। तो होगा क्या कि ये जो डीएनए प्रोलिफरेशन को भी रोकेगा, पीएच को रिड्यूस करेगा, एनर्जी डिप्लीट होगी और अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाएगी।
ये मैंने ज़रा जल्दी किया है, समझ आई इसकी कि नहीं? नहीं यार, किसको नहीं समझ आया हाथ खड़ा करें। तो यार फिर तुम मैंने पूछो तो सही। ऑर्गेनिक एसिड्स का मोड ऑफ एक्शन बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक एसिड जब बैक्टीरिया के अंदर जाता है, जाकर ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ, ये हाइड्रोजन आयन जो है इस बैक्टीरिया की पीएच को, ये बंद ही रहने दे, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इसकी पीएच को कम करेगा, अंदरूनी पीएच को कम करेगा, जिससे क्या होगा, अच्छा कोई भी चीज़ है, बैक्टीरिया को अपने आप को न्यूट्रल रखने के लिए या इस हाइड्रोजन आयन को निकालने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। हाँ, क्या ऑर्गेनिक एसिड भी बैक्टीरिया के अंदर घुसने की सलाहियत रखते हैं डिसोसिएटेड फॉर्म में? सर जी, ये जो बाइल है सर, ये डिसोसिएशन नहीं कर देगा जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा फॉर्मिक एसिड? सॉरी सर जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ जी, सर इंटेस्टाइन के अंदर वो उसे डिसोसिएट नहीं कर देगा किसको? अपना फॉर्मिक एसिड को, बैक्टीरिया में बहुत फिजिबली। ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये उसका प्रपोज मोड ऑफ एक्शन अगेंस्ट सर्टन बैक्टीरिया ये है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल ये तो हम इंटेस्टाइन की बात करें, कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपर जीआईटी के अंदर भी हैं, ऑल्दो वो इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी डाउन द ट्रैक है। तो ये क्या करता है जी कि ये पीएच को रिड्यूस करता है, नंबर वन। अब फॉर एग्जांपल आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए है और आप उसको खर्चना शुरू कर दें, ठीक है, लगाते जाएं, याशी करते जाएं, या आप किसी मुसीबत में खुदा ना खास्ता फंस गए हैं तो पैसा लगाते जा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि आपकी पॉकेट एम्प्टी हो जाएगी, आपके लिए खाने के पैसे भी नहीं होंगे, ता वक्त है कि आपके पास कुछ और चीज़ हो। यही हिसाब बैक्टीरिया क्या है, जब बैक्टीरिया अपने इस हाइड्रोजन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, निकल भी कमरे से बाहर निकल, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए ना, तगड़ा होना पड़ता है। तो एक वक्त आता है कि ये एनर्जी उसकी ख़त्म हो जाती है और बैक्टीरिया अपनी मौत मर जाता है। दूसरा, ये जो इसका हिस्सा है, ये वाला HCO, इसका थोड़ा सा आगे तफसीली भी मोड ऑफ एक्शन आएगा, ये डीएनए के साथ अपने आप को कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब बैक्टीरिया ने जब अपने आप को डिवाइड करना, डीएनए क्या है जी? डीएनए किसे कहते हैं जी? निज़म हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, सिंपल। हाँ जी मदर साहब, है जी, डी राइबो, ये है, होता क्या है? ये मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल ही है, विरासती मादा है ना। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी विरासती मादा जिससे उसने अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है। तो अगर आप इसको भी ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया आगे अपनी ग्रोथ नहीं कर सकेगा या अपनी मजीद कॉपीज। बैक्टीरिया के जिंदगी का एक ही मकसद है, बैक्टीरिया की जिंदगी का एक ही मकसद है, अपनी तादाद जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। बैक्टीरिया की जिंदगी का एक ही मकसद, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ही पर्पज होता है, अपनी तादाद बढ़ाओ जितनी बढ़ा सकते हो। सर एसिड उसी तरीके से अंदर जाता है बैक्टीरिया के, जैसे ग्लस के जरिए? नहीं, ये कंफ्यूजन उसको भी छोड़ देते हैं, अभी छोड़ देते हैं। अच्छा, अब जो मोनोग्लिसराइड्स हैं, खास तौर पर यहाँ पर मैं मीडियम चेन, सर एच पॉजिटिव आयन को बाहर निकालते आपने कहा कि बैक्टीरिया अपनी मौत को मर जाता है, वो ऑर्गेनिक एसिड बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, हम ये कह सकते हैं? सिर्फ फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड जो है वो एंटीबैक्टीरियल नहीं है, जब वो ग्रोथ रोकेगा, ग्रोथ भी एक हद तक रोक सकता है। अब ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से अगली चीज़ आ गई है एसिड रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया जो हैं वो एसिड रेजिस्टेंस है, पीएच को देखिए अल्लाह ने इनको ऐसी एबिलिटी दी है, ख़ास तौर पर स्पोर फार्मिंग जो बैक्टीरिया है ना, वो इतने ढीठ हैं कि वो अपने गिर्द एक दीवार बना लेते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, ये साल साल पड़े रहते हैं, ये इतनी मजबूत दीवार है कि इनको कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती, ठीक है। बाज़ औक़ात को बहुत स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट जो है वो इनको किल कर सकता है, वो भी मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो एसिड इधर भी नहीं घुस सकता, ठीक है। तो मोनोग्लिसराइड का मोड ऑफ एक्शन ये है कि जैसे हमने, अच्छा इनका मोड ऑफ एक्शन जो है ये डिपेंड करता है मेम्ब्रेन्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर। अगर इस कमरे में हम बैठे हैं शादिल भाई, और एक बड़ा सा जो सुराख है उसमें कर दें, एक इधर कर दें, और गोलाबारी हो रही हो, ठीक है, दीवारें तोड़ दें ना, तो क्या होगा? एक वक्त आएगा ये छत भी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही है ना, अगर दीवारें कमज़ोर हों घर की
ठीक है, छत कमज़ोर हो तब भी गिर जाती है, लेकिन अगर दीवारें कमज़ोर हो तो क्या होगा कि ये जल्दी कोलैप्स होगा। यही हाल बैक्टीरिया का या वायरस का होता है कि भाई उसकी ये जो हमारे मोनोग्लिसराइड्स हैं ये किस पे काम करते हैं, मेम्ब्रेन्स के ऊपर। ठीक है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। होगा क्या कि ये हमारा जो मोनोग्लिसराइड है ये इसके अंदर गया और वहाँ पर जाकर इसने, अच्छा इसमें दो मोड ऑफ एक्शन आपको बयान करूँगा। एक मोड ऑफ एक्शन ये है कि इसके ऊपर जो मुख्तलिफ चैनल्स हम कह रहे थे बैक्टीरिया के ऊपर गफ मौजूद है, तो ये अपने आप को वहां पर जाके प्लेस करते हैं, खासतौर पर मीडियम चेन वाले। शादल भाई ये एम लिखा हुआ है ना, एम लिखा हुआ है ना, ये मीडियम चेन है, ये अपने आप को उन सुराखों में जाकर प्लेस करते हैं। अब कोई भी मेम्ब्रेन है उसके अंदर नेचुरली सुराख मौजूद है, ये अपने आप को उधर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, प्लेस करने से क्या होता है कि ये इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी या इससे चीज़ों के आने जाने की जो रफ्तार है उसको बढ़ा देते हैं। परमेबिलिटी से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वाला कपड़ा है, इससे आपने पानी गुजारना हो इस कपड़े से तो आसानी से नहीं गुजरेगा, बनिस्बत इसके आप कोई जाली ले लें उससे पानी गुजारेंगे जल्दी गुजरे। जाली की परमेबिलिटी ज़्यादा है, चीज़ों की गुजरने की सलाहियत ज़्यादा है, तो ये उस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं, जिससे होता क्या है कि पानी जो इसके अंदर है वो लीक आउट हो जाता है और ये अपनी मौत मर जाता है। ठीक है, अच्छा इस बात के सबूत के लिए कि ये मेम्ब्रेन्स के ऊपर काम करते हैं, यहां पर आपको ना ये एक्वा ग्लाइकोपोरिन्स की ना जी वो दी गई है, एक एक्सपेरिमेंट है, उसका कुछ हमने यहाँ पर आपके साथ एक शेयर किया। इसको ज़रा समझिएगा ज़रा गौर से। ये ग्लिसरॉल की परमेबिलिटी बढ़ाने की परसेंटेज है। आप देखिएगा कि ये जहाँ पर मोनोप्रोपेनिन इस्तेमाल हुआ उसने भी परमेबिलिटी को बढ़ाया, मोनोब्यूट्रीन ने बढ़ाया और मोनोलॉरिन ने भी परमेबिलिटी को बढ़ाया। ठीक है, इसी तरीके से ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये जो कल दीवार है, अब आप इसको कर दें, तोड़ना शुरू कर दें तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा। अच्छा, ये जो आपके सामने कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं काले काले रंग की, ये यार 9 जब बजें तो मुझे बताइएगा। बज गई? बस ये स्लाइड फिर हैं, बज गई? 2 मिनट हो, बस ये स्लाइड हम कर लें, फिर हम एक बायोलॉजिकल ब्रेक लेंगे। ठीक है, इसमें किया ये गया कि ये ओरिजिनली ये पब्लिश हुई हैं ये पिक्चर्स। आप देखिएगा कि ये स्लाइड ए है, इसके अंदर जो आपको ये पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये इंटैक्ट वायरस है। ठीक है शादल भाई, ये इंटैक्ट वायरस है, यानी ये मौजूद है। ठीक है, इसके ऊपर जब मोनोलॉरिन को अप्लाई किया गया तो अब आप ये देखिए इस पहली स्लाइड और तीसरी स्लाइड में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये जो जितने ये अजसाम थे ये सारे डिज़ोल्व हो गए, टूट फूट का शिकार हो गए। पहली स्लाइड के जो अजसाम है वो तीसरी में आपको मुकम्मल डिज़ोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी जो दीवारें हैं वो देखें ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इमेजेस हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो लिपिड कोटेड वायरसेस हैं, ऐसे वायरसेस जिनके ऊपर फैट का कोट है, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। उसमें HIV का वायरस है, एड्स का, मीजल्स है, हर्पिस है, काफ़ी सारे वायरसेस हैं। ठीक है, तो चिकन के अंदर या ब्रॉयलर के अंदर जो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं उनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं जी? ND वायरस, IB का वायरस, H9 का वायरस, ये इन्वेलप्ड वायरसेस हैं जिनके बाहर वायरसेस की 2 इकसाम है जी। एक इन्वेलप्ड वायरसेस हैं, एक नॉन इन्वेलप्ड है। इन्वेलप किसे कहते हैं? इन्वेलप से क्या मुराद है? पंजाबी में इन्वेलप किसे कहेंगे? लिफाफे को कहते हैं इन्वेलप। कहते हैं ना शादी पे जाए यार मेरा भी इन्वेलप ले आई हैं। ठीक है, कवर। तो वायरस के बाहर जो कवर है ना जी, ऐसे वायरसेस जिनके बाहर एक कवर है वो क्या कहलाते हैं? एनवेलप्ड वायरसेस। तो गंबोरो का वायरस एनवेलप्ड है या नॉन एनवेलप्ड है? नेकेड है या नॉन एनवेलप्ड है? तो एनवेलप्ड वायरसेस कौन कौन से हैं? ND, IB। ठीक, हाँ, ये सारे के सारे एनवेलप्ड वायरसेस हैं।
तो इसका मतलब ये है कि मोनोलॉरिन जो है इनके ऊपर काम करने की सलाहियत रखती है। मोनोलॉरिन जो है इसके इनके ऊपर काम करने की सलाहियत रखती है। और सर बैक्टीरिया इन्वेलप और नॉन इन्वेलप, बैक्टीरिया की बात हम आगे करेंगे उसके स्ट्रक्चर की ना। बैक्टीरिया जितने भी हैं ना उनमें सेल वॉल भी मौजूद है, ठीक है, और मेम्ब्रेन भी मौजूद है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के दोनों में। माइकोप्लाज्मा के अंदर मेम्ब्रेन्स तो मौजूद हैं लेकिन सेल वॉल मौजूद नहीं है। सर गंबोरो भी अगर नेकेड है तो दोबारा उस पे दवाएं यूज करो तो फायदा है। देखें, जो अभी तक रिसर्च से बात पता चली है ना कि ये सिर्फ इन्वेलप्ड वायरसेस के अगेंस्ट काम करती है, हम रिकमेंड नहीं करते इसको, ठीक है, हम नहीं रिकमेंड करते इसको, ठीक है। पोलियो का वायरस अब नेकेड वायरस है, उसके ऊपर देखें उन्होंने कोई नाम नहीं लिखा हुआ। सर उसमें हमारे पास ये मतलब हम कहते हैं कि वह लिपोफिलिक है, यस, तो बात उससे हाँ, उससे वाज़ेह होती है कि ये सिर्फ लिपिड की तरफ अट्रैक्ट होता है। मेयर के कहने का मकसद है सर कि अगर वो इन्वेलप वायरस नहीं है, इसके बावजूद भी अगर हम सीड वेलप को वहाँ पे इस्तेमाल करवाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा हो सकता है। वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए या इम्यूनिटी के लिए फ़ायदा हो सकता है, वो उस पर हम आगे आएंगे ना, वो आगे आ रही बात कि इम्यूनिटी के पर कैसे उसका फ़ायदा होगा या गट इंटेग्रिटी पे क्या उसका फ़ायदा होगा। इम्यूनिटी को सपोर्ट वो करेगा। शायद क्वेश्चन देर में ये आ रहा है कि जो नॉन इन्वेलप्ड है तो उनके अगेंस्ट तो है ही नहीं फैट लेयर, तो मतलब C12 को उसके अगेंस्ट रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम कहते हैं कि ये लिपोफिलिक एंड होता है इसका, तो ये सिर्फ जो फैटी लेयर्स होती हैं उनके काम करता है। लेकिन एज ए होल अगर आप देखें तो जैसे हमने इम्यूनिटी में भी इसका रोल है, वैक्सीन्स को बढ़ाने में इसका रोल है, टाइटस को, गट इंटेग्रिटी को इम्प्रूव करने में रोल है, उस सेंस में ये ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट एंटीवायरल ये उसके खिलाफ नहीं है। करते होंगे, ठीक है, लेकिन एज ए एंटीवायरल अगेंस्ट गंबोरो इट्स नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, हम नहीं रिकमेंड करते। वो भी सेंस में चूंकि गंबोरो में सर इम्यूनो सप्रेशन हो रही है, यस, उसको कवर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, इंटेग्रिटी को improve गट इंटेग्रिटी को इम्प्रूव। फिर उसका चूंकि इसका एंटीऑक्सीडेंट रोल भी है, ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं उनको बेहतर कर सकता है, उनमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसे भी कवर करेगा। सॉरी, जो मैं कहा एंटी इन्फ्लेमेशन इफेक्ट, हाँ, इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको कवर करेगा। वेरी गुड पॉइंट। हमारे गोदा में बड़े केसेस आए गंबोरो के, तो हमने जो वहाँ पे प्रैक्टिस की है एंटी गंबोरो, बताएं ना आप, बताएं ना, तो बहुत सफिशिएंट रिजल्ट बताएं क्या उसमें क्या बताएं, सबको बताएं। हमारे गोदा में बहुत ज़्यादा ब्रेक आउट हो रहा है आजकल गंबोरो का, तो हमारी मेरी और मदद साहब की प्रैक्टिस हमारी वहाँ पे बहुत अच्छी है। डॉक्टर खुद रेकमेंड कर रहे हैं कि एंटी गंबो के साथ AC34 का अगर पानी से लगाया जाए तो विद इन 3 days। यस, ये हमने रिजल्ट्स भी इकट्ठे किए हैं। AC34 सो वंडरफुल चॉइस। गंबोरो के साथ जो हमें डेली बेसिस पे पर्चियाँ मिल रही हैं ना जी, इनको वो AC34 की मिल रही हैं। एंटी गंबो इनके पास है, AC34 उनके पास है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत किलर कम्बिनेशन है, एंटी गंबो प्लस AC34। गंबोरो के बाद सर कौन सा सेकेंडरी इन्फेक्शन आ सकता है? बहुत सारे आ सकते हैं, इकोलाई आ सकता है, मोस्टली वो आता है। सर गंबोरो के बाद मोस्टली सर साल्मोनेला भी एक्टिव होता है, सैल्मोनेला भी एक्टिव होता है आ जाती है जी, कॉक्सी के भी चांसेस हैं। ये सारे गट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आते हैं उसमें। तो फिर AC34 जो है वो गट को रिपेयर भी करती है। यस, जैसे और बड़े आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं, हमने उस दिन कंपाइल किए हैं, मैं आप दोस्तों से शेयर भी करूंगा। तो आपको पता है डॉक्टर वही चीज़ लिखता है जिस पे उसको रिजल्ट मिल रहा होता है ना।